नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है चुनावी खबर अखबार पर नजर का। जी हाँ, हमेशा की तरह रोज का हमारा यही वादा होता है कि आप घर बैठे तमाम अखबारों की सुर्खियों को, जो बड़ी सुर्खियां हैं, उनको बहुत सरल भाषा में समझ पाए। आपके साथ में दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो तैयार रहिए चाय की चुस्कियों के साथ, चूंकि हम बताने वाले हैं आपको तमाम बड़ी अखबारों की बड़ी हेडलाइंस के बारे में आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। पटियाला में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि 1971 में अगर मैं पीएम होता तो पाकिस्तान से ले लेता करतारपुर कॉरिडोर। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। पंजाब के पटियाला पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन पर जमकर प्रहार किए। पीएम ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उस समय मोदी होता तो इनसे करतारपुर साहिब लेकर रहता, इसके बाद ही जवानों को छोड़ता। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस है जिसने देश में सत्ता के लिए बंटवारा कर दिया है। देखिए दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो क्या कुछ नहीं है। देखिए 1971 में मैं पीएम होता तो करतारपुर साहिब को लेकर ही 90,000 पाक सैनिकों को छोड़ता, ये बड़ी बातें कही है। देखिए अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे जैसे यूं कह सकते हैं कि इलेक्शन आगे बढ़ता जा रहा है, अब छठे चरण का चुनाव होना है। उस पर अब देखिए जरा कि अब पाकिस्तान और भारत का रुख किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। करतार साहिब कॉरिडोर आपको याद होगा जो कि पाकिस्तान में था, और जब इस कॉरिडोर को खोला गया था तो बड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी थी। लेकिन इस बीच जो आबो हवा है, आबो हवा ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है, ऐसा कह सकते हैं बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता है कि आईएनडीआई ये गठबंधन में राहुल गांधी जो हैं वह प्रधानमंत्री हो जाए, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए, पाकिस्तान के लिए मुफीद रहे। ये बड़ी बात है। इस बीच देखिए ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा स्टेटमेंट हम मोनिका से कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा से जो बीजेपी है वो ये कहती आ रही है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही संरक्षित कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि पाकिस्तान संरक्षित रहे, पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें कांग्रेस सपोर्ट करती है। तो ये बड़ा हमला इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस तरह की माफ कीजिएगा, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, बड़ी स्टेटमेंट देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये साबित कर सके कि विदेश नीति जो है भारत की मौजूदा वक्त में काफी मजबूत है। और देखिए इसे लेकर पिछली सरकार पर जाहिर तौर पर निशाना भी साधा जाता है कि कांग्रेस सरकार में देश में जो विदेश नीति थी वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। और कई बार ये भी इसका भी जिक्र चुनावी मंच से किया जाता है कि किस तरह से कच्चा द्वीप जो है वो दे दिया गया श्रीलंका को, या फिर पाकिस्तान को पीओके दे दिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा होता। और देखिए करतारपुर साहिब का भी जिक्र किया और सभी ये जानते हैं कि करतारपुर साहिब से भी सिख समुदाय का कितना जुड़ाव है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा के दौरान कहा कि अगर मैं उस वक्त देश का प्रमुख होता तो करतारपुर साहिब जो है अब वो उन्हें नहीं देते उस वक्त में। हालांकि अब तो वहां पर जाने का रास्ता बन गया और वो भी कामयाब हो पाया इसी सरकार के कार्यकाल में। बिल्कुल, देखिए 1974 में सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया गया, जिक्र किया गया बकायदा। कहा कि 1971 में युद्ध में भारत ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा लिया था। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो श्री करतारपुर साहिब को बिना उनके 90,000 सैनिकों को नहीं छोड़ता। यानी कि जब 1971 में युद्ध हुआ था तो 90,000 पाकिस्तानी को सरेंडर कर लिया गया था। इसी के साथ साथ जब बंटवारा हुआ था तो करतारपुर साहिब, जो कि बहुत यूँ कह सकते हैं कि सिखों के लिए पवित्र जगह है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चला गया। बंटवारा जब हुआ था और उस बंटवारे का दंश इंडिया ने भी झेला है, हिंदुस्तान ने झेला है, पाकिस्तान ने झेला है। लेकिन अपनी जो खास जगह है, यदि उस वक्त बीजेपी होती, खुद अपने बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यदि मैं खुद प्रधानमंत्री होता तो कहीं ना कहीं उस जगह को मैं पाकिस्तान में नहीं देने जाता, क्योंकि वह भारत के लिए कितना ही खास माना जाता है। और ये तमाम बातें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप जो है वो लगता रहा है कि देश का बंटवारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिटाई के दौरान सीएम घर में ही मौजूद थे।
बिल्कुल, देखिए ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि स्वाति मालीवाल जो कि बहुत लंबे अरसे से चुप्पी साध रखी थी, उन्होंने आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि 13 मई को सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने उन पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि विभव कुमार ने उनकी छाती, पेट और निजी अंगों में लात मारी थी, बेरहमी से उनको घसीटा गया था, उनके कमीज को ऊपर खींचा गया था। उस वक्त सीएम केजरीवाल वहीं मौजूद थे। तो देखिए ये खबर अमर उजाला में छपी है, इसके अलावा और भी अखबारों में इसे तरजीह दी गई है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस दिन मेरे साथ की घटना घटी 13 मई का वो दिन था, और देखिए चुनाव भी उस दिन हो रहा था, मतदान भी हो रहा था। उस दिन अरविंद केजरीवाल सीएम आवास में ही मौजूद थे। मैं लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही। एक निजी साक्षात्कार हुआ है, इंटरव्यू है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने तमाम ये बातें कही हैं। एनआई एजेंसी को ये इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, मैं ये साफ बता रही हूँ कि जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, बदसलूकी हो रही थी, तो अरविंद केजरीवाल दूसरे कमरे में मौजूद थे। बावजूद इसके, एक महिला की चीख पुकार सुनते हैं कि बावजूद अरविंद केजरीवाल मुझे बचाने के लिए नहीं पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने सबसे करीबी विभव कुमार को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि देखिए जब अहंकार सिर पर चढ़ता है तो सच, झूठ, सही, गलत सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। देखिए 3 बड़ी बातें जो हैं वो उनको जान लीजिए। ये 3 बातें उन्होंने कही हैं। क्या कहा? हमले के दौरान आवास में मौजूद थे अरविंद केजरीवाल। ये पहली बड़ी बात थी, क्योंकि हमेशा से आम आदमी पार्टी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस जगह पर मौजूद नहीं थे। ये अब कह रही है स्वाति मालीवाल नहीं, जब मारपीट हो रही थी वो वहीं मौजूद थे। दूसरी बात कि जांच का विषय है कि मेरे साथ मारपीट का निर्देश किसने दिया, यानी कि जो मारपीट मेरे साथ की गई थी वो किसने कहा था कि मारपीट उनके साथ की जानी चाहिए। पुलिस मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। तो देखिए तमाम बड़ी बातें जो हैं स्वाति मालीवाल ने कही। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि देखिए उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं मीडिया के सामने नहीं आई, मैं इतनी आहत थी। आपको याद होगा किस तरीके से मोनिका इस पूरी बात को स्वाति मालीवाल ने जब मीडिया के सामने आई तब उन्होंने बात कही। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं 30 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पे अपनी चुप्पी तोड़ी। तब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वीकार किया था कि हाँ, स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है। इसके बाद तमाम जो पूरा मामला है इसने तूल पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी साफ तौर पर यह कहा कि देखिए यदि स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सदस्य है आम आदमी पार्टी की ओर से। 10 साल तक वो महिला, यूँ कह सकते हैं कि चुनाव महिला अध्यक्ष के रूप में रह चुकी हैं, और साफ तौर पर उनके बारे में यदि ऐसा हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी किस बाबत तमाम महिलाओं की रक्षा कर पाएगी। तो अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है जी। और देखिए जैसे कि मैं भी दिखा भी रही थी, ये भी इसमें छपा है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं विभव कुमार, जिन्हें बचाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो मालीवाल ने कहा कि विभव साधारण पीए नहीं है, बल्कि केजरीवाल के सबसे बड़ी राजदार है। वो पूरी पार्टी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनसे सभी लोग डरते हैं। पार्टी में कहा जाता है कि अगर विभव आपसे नाराज हो गया तो फिर आप पार्टी में खत्म है, आपका कोई वजूद नहीं है। मालीवाल ने कहा कि मैं उन्हें 2006 से जानती हूं, सीएम ने उन्हें सबसे आलीशान घर दिया है, ऐसे घर दिल्ली के मंत्री के पास भी नहीं है। पहले भी उन पर उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था। तो देखिए ये भी तमाम बातें जो है स्वाति मालीवाल ने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कही हैं कि देखिए विभव कुमार जो है, बहुत सारे राज जो है उनके पास कैद है अरविंद केजरीवाल के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि विभव कुमार को बचाया जाए, क्योंकि अगर वो फंसे तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिरे, बिल्कुल बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ जाए। और ये भी जिक्र किया कि सबसे अच्छा जो जगह है रहने की वो उन्हें बंगलो दिया गया है, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्रियों के पास भी नहीं। यदि हम देखा जाए, जब आपको याद होगा मोनिका, जब उनको ढूंढा जा रहा था तो हर जगह उनको सरगर्मी से तलाशा जा रहा था, लेकिन उनकी जो बरामदगी हुई थी, यानी कि वो मिले थे तो सीएम हाउस से ही बरामद हुए थे। वो कैसे पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे, कब पहुंचे, ये सवाल था। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है, अब वह इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। कई दिग्गजों की किस्मत
अब दांव पर रहेगी। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। दिल्ली की सभी 7 सीटों सहित 6 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में मतदान होना है। तो देखिए अब लगातार चरण दर चरण मुद्दे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो चुनाव प्रचार थम गया है। ये देखिए अब आपको बता रहे हैं वो कौन कौन से दिग्गज हैं जो छठे चरण में इनकी किस्मत दांव पर रहेगी। देखिए दैनिक जागरण ने इस खबर को सबसे पहले पेज पर छापा है। देखिए राजधानी की सभी सीटों के अलावा इस चरण में शनिवार को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटों, बिहार पश्चिम बंगाल की 8 सीट, ओडिशा की 6 सीट, झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होनी है। और कौन कौन से कद्दावर नेता मैदान में तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें मनोहर लाल को आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको बता दें नवीन जिंदल, जी हाँ नवीन जिंदल का नाम है शुमार, राज बब्बर की साख दाव पर है और मेनका गांधी, यानी 8 राज्यों में ये प्रमुख हस्तियां। इनके अलावा और भी प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी हैं जिनकी किस्मत दाव पर है। देखिए छठे चरण में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से हैं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से, जहां पर मतदान पहले टाल दिया गया था, छठे चरण में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। इनकी किस्मत भी दाव पर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के संबलपुर से, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और अभिनेता राज बब्बर की साख दाव पर लगी हुई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि फरीदाबाद से हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर से, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। 2000 के चुनाव में 40 सीटों पर भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। हरियाणा दिल्ली की सभी सीटें बीजेपी की झोली में आई थी। अच्छा हरियाणा का जिक्र इसलिए थोड़ा सा हाइप हो जाता है क्योंकि आप देखिए लगातार इसमें माफ कीजिएगा साफ तौर पर राहुल गांधी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार में ताकत झोंक चुके हैं और इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी, क्योंकि हरियाणा में थोड़ी उथल पुथल सरकार में चल रही थी। लोकसभा चुनाव है, तमाम 10 सीटें बीजेपी के पास में है। दिल्ली की बात की जाए तमाम 7 सीटें बीजेपी के पास में। हरियाणा में देखिए सही 6 महीने के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होना है और इसी को लेकर सभी घेराबंदी जो है, बाड़ेबंदी जो है, तमाम पार्टियां जो हैं अभी से करने की कोशिश में पुरजोर तरीके से मोनिका जुट चुकी हैं। और देखिए ये हेडलाइन मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि अखबार में छपी है। ये देखिए इसमें जिक्र है कि तपिश के बीच वोटर्स की परीक्षा है कल। पहली बार 4.20 लाख युवा जो है वो वोट करते हुए दिखाई देंगे। तो जाहिर तौर पर देखिए गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है, गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है और अगर हम पारे की बात करें तो तकरीबन 45 डिग्री तमाम राज्यों में नजर आ रहा है। और इस बीच देखिए कल वोटर्स को अपने घरों से बाहर निकलना होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी चाहे हम किसी भी राज्य की बात कर लें, क्योंकि इससे पहले भी मतदान प्रतिशत हम जो देख रहे थे वो एक्सपेक्टेड जो मतदान प्रतिशत होना चाहिए था कंपैरिजन हम कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से नहीं नजर आ रहा है। अभी का कंपैरिजन करें तो मत प्रतिशत बहुत पुअर है, बहुत खराब जा रहा है। देखिए हम अपने मन से लगातार आपसे यही अपील करते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में चुनाव है तो कृपया करके घर से बाहर निकलिए, जल्दी बाहर निकलिए, अपने काम को बाद में पूरा करिए। लेकिन 5 साल के बाद ये मौका आता है, लोकतंत्र का ये महा उत्सव है, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। और देखिए ये कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए भी चिंता की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि क्यों मतदाता उदासीन बना हुआ है। इन तमाम विचारों को समझना पड़ेगा, उनकी सोच को समझना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे यही अपील करेंगे, आप बिल्कुल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। छुट्टी का दिन मत समझिए इसे, छुट्टी तो है ही, लेकिन छुट्टी क्यों मिली है, किस लिए मिली है, इसको भी आप जानिए। और देखिए ये हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा में कितने कितने वोटर्स हैं बाकायदा यहाँ पर डिटेल में बताया गया परसेंटेज के हिसाब से, और उनकी संख्या भी दी गई है कि कितने प्रदेश में। देखिए 10 सीटों पर हरियाणा में वोटिंग होनी है, ऐसे में हरियाणा के लिए बहुत बड़ा दिन है। और जैसे कि गर्मी की हम बात कर रहे हैं, लगातार जो है पारे में इजाफा हो रहा है। और अगर हम वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 वर्ष के अगर वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 4.5 वोटर्स हैं यहाँ पर, और 20 से 30 वर्ष के तकरीबन 40 लाख। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे। बड़ा दिन है, कल 25 तारीख है, मतदान होना है और उससे पहले 15 जिलों में गर्मी का अलर्ट है हरियाणा में।
तो 15 जिलों में भली गर्मी का अलर्ट है, लेकिन लगातार जैसे कि हम अपील कर ही रहे अपने मन से, ऐसे में अपने आपको भी अपने अपने घरों से बाहर निकलना होगा। गर्मी को ताक पर रखकर भले ही आप सुबह के वक्त निकलें या शाम को निकलना पड़े आपको, लेकिन आपको निकलना होगा ताकि आप अपने प्रत्याशी की पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें और एक मजबूत और स्थिर सरकार देश में आए। वही हम कह रहे हैं, थोड़ा सा परेशान जरूर होना होगा, लेकिन यकीन मानिए आपने मतदान किया तो 5 साल तक आपकी द्वारा चुनी हुई सरकार ही रहेगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने गलत काम किया तो आप सवाल भी खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आप उस अधिकारी तो हो पाएंगे। यदि आप चुनाव नहीं देंगे तो कैसे सवाल खड़े कर पाएंगे, जरा ये भी सोचिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि नंदीग्राम में हिंसा भड़क गई, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। देखिए, लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प का मामला अक्सर सामने आता है। देखिए इस खबर को मोनिका दैनिक जागरण ने छापा है। नंदीग्राम में मतदान से पहले हिंसा, भाजपा कार्यकर्ता की मौत। तो देखिए इस खबर को जरा जान लीजिए। बंगाल के नंदीग्राम में भाजपा टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, विरोध प्रदर्शन के क्रम में यह आगजनी भी हुई। बंगाल में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, भाजपा के 7 लोग इसमें घायल हो गए। टीएमसी पर लगाया गया हमले का आरोप टीएमसी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए चाहे चुनाव हो या नहीं हो या कोई भी धार्मिक घटनाक्रम होता है या फिर धार्मिक आयोजन होता है, हमेशा बंगाल से मोनिका इस तरह की खबरें आती हैं। इसको लेकर कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, कोलकाता हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है टीएमसी को कि आखिरकार टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता काबू में या अनुशासन में क्यों नहीं रहते। अब ये आगजनी की घटना घटी है। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि टीएमसी पर ही पूरा वार हो, तमाम जो 7 बीजेपी के लोग घायल इसमें हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि कोलकाता के 6ठे चरण के मतदान से पहले मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में बुधवार देर रात तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की, जी हाँ, एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पार्टी के 7 अन्य कार्यकर्ता इसमें घायल हैं। कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी कर दी गई है। तो लगातार इस तरह की खबरें आखिरकार क्यों पश्चिम बंगाल से? बिल्कुल, और देखिए हर चुनाव में इस तरह की खबरें जो है, टीएमसी की खबरें, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प की खबरें हमने आपको लगातार दिखाई होंगी चुनाव के चरण में। हालांकि मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो लगातार पश्चिम बंगाल जो है बहुत आक्रामक है, बहुत ज्यादा जागरूक है अपने मताधिकार को लेकर और लगातार वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वोटिंग करते हैं। लेकिन देखिए इन सब के अलावा अगर हम देखें झड़प की खबरें, बवाल की खबरें, वो भी लगातार पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने। देखिए लगातार आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे पुलिस ने किस तरीके से खदेड़ना वहां से शुरू किया। चलिए खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। के बाद आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के विरुद्ध नीति बनाती है भारतीय जनता पार्टी, यूपी में बीजेपी की करारी हार होगी, ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू छपा है अखिलेश यादव का। देखिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जनसभाओं में भीड़ के बेकाबू होने, हंगामा, उपद्रव की स्थिति के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की, कहा बीजेपी ने के जो लोग हैं वो कपड़े बदलकर, लाल गमछा पहनकर हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं, कार्यक्रमों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये दावा किया है अखिलेश यादव ने कि एसपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट इन यूपी, इंडिया ब्लॉक विल गेट मोर सीट्स, यानी कि इंडिया ब्लॉक को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी उत्तर प्रदेश में। ये दावा किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के प्रमुख भी हैं। लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना, देखिए जब उनसे सवाल पूछा गया कि 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं और आपने कहा है कि राजनीतिक पारा जो है वो लगातार बढ़ेगा, आप किस तरह से देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इन चुनावों में और इंडिया ब्लॉक को भी सीटें मिलेंगी। पहले दिन से लगातार सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम तो 79 सीट्स पर जीत हासिल कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सीट उन्होंने छोड़ दिया। दीपिका, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना बड़ा दावा अगर आप कर रहे हैं तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए इंटरव्यू दिया गया है अखिलेश यादव ने, अब जरा आलम देखिए आप।
यहाँ किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, अखिलेश यादव की जो तमाम जनसभाएं हो रही है ना, उनमें ऐसे ही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं क्वार्टर वाले भी हार रहे हैं अपनी सीट, ये उन्होंने कह दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब देखिए, अखिलेश यादव की जनसभाएं इस वक्त बहुत ही लाइमलाइट में आई हुई है। जरा जान लीजिए ऐसा क्यों है। अखिलेश यादव की जनसभाओं में न सिर्फ भीड़ उमड़ रही है, बल्कि धक्का मुक्की, आपको बता दें अराजकता जारी है। बात प्रयागराज की कर लीजिए, आजमगढ़ की कर लीजिए, इसके बाद जौनपुर में जो सभा हुई वहां पर भी यही आलम देखने को मिला। अच्छा, अखिलेश यादव से जब इस बारे में पूछा गया, सवाल उनसे दागे गए कि आखिरकार आपकी जनसभाओं में ऐसी भारी भीड़ उमड़ रही है, अराजकता हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, इसकी क्या वजह है, तो वो ये बोलते नजर आए। मोनिका ने भी आपको बताया, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो कार्यकर्ता है ना, ये असल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो गमछा और टोपी पहनकर आते हैं और हो हल्ला करते हैं। ये अखिलेश यादव ने कह दिया। अच्छा, अखिलेश यादव जो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि INDIA गठबंधन में यदि हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं, तो 17 सीटों पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इसलिए देखा जाए तो दारोमदार उत्तर प्रदेश में अपने आप ही अखिलेश यादव के कंधों पर है। तो अखिलेश यादव इस वक्त बड़ा भाई की भूमिका में आए हुए हैं। और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी और NDA जो है 400 पार का दावा करें, तो उनका कहना, देखिए आपको समझना होगा, लोकसभा में तो 543 सीटें हैं और 400 सीटों के अलावा अगर जिक्र करें तो बीजेपी 143 सीटों की बात करिए, यानी कि बीजेपी 143 सीट जीतेगी और बाकी के जो सीट्स हैं वो हमारे खाते में आएंगी, ये उन्होंने बड़ा दावा किया। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, तो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे देखने को मिला है, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जो कोई उन्हें अपने आगे आता हुआ नजर आता है, आड़े आता हुआ, वो उसे अपनी जगह से भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन, डिसिप्लिन का तरीका है, दौर है, और ये सभी जानते हैं, उनका अपना तरीका है सरकार चलाने का। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, उन दावों में कितना बेस है, कितनी सच्चाई है। चलिए मोनिका, आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान बताते हैं, कहा कि वोट के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रखती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और सपा को वोट देने का मतलब देश की सुरक्षा को कमजोर करना है। ये लोग वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा तक ताक पर रख देते हैं। अकबरपुर के शिव बाबा में खचाखच भरे मैदान पर बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में बृहस्पतिवार को जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ने सपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। तो वोट के लिए देश की सुरक्षा ताक पर रख देती है कांग्रेस, ये और समाजवादी पार्टी, ये साफ तौर पर आपको बता दें कि किस तरीके से गृह मंत्री ने बात कही है। और ये कहा गया है, देखिए सिद्धार्थनगर में जनसभा कर रहे थे, ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। देखिए, हालांकि इस खबर में एक सिद्धार्थनगर जनसभा करी है, विपक्षी कुनबा अपनी बेटी बेटियों को मुख्यमंत्री बनाने में लगा हुआ है। देखिए, कुछ अलग अंदाज में दैनिक जागरण ने इस खबर को भी छापा है। मोनिका भी आपको वो खबर दिखाने वाली है। और देखिए, ये खबर इस तरीके से भी यहाँ पर छापी गई है कि 6 जून को छुट्टी मनाने विदेश निकल जाएगा राहुल व अखिलेश। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों पर ही निशाना साधा गया है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने दोनों पर निशाना साधते हुए, देखिए आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री भी कई मन से शहजादा कह चुके हैं दोनों को ही। और 2 अच्छे लड़कों की जो जोड़ी है वो कोई नहीं भूल सकता। हालांकि करारी हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था। तो देखिए, देश की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है और आरक्षण भी बड़ा मुद्दा है। ये आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन का इरादा SC ST और OBC का आरक्षण लूटना है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। तो आरक्षण के बारे में तो लगातार कह ही रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो कहीं ना कहीं देश की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ होगा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, उनकी जो विदेश नीति है वो काफी मजबूत है। वो मादा रखते हैं इस बात का कि किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके पड़ोसी मुल्क को अगर वो हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करते हैं। तो ये तमाम बातें कर, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र करें या फिर INDA गठबंधन की दूसरी पार्टियों का, तो वो लगातार धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में है, जबकि बीजेपी लगातार संविधान की बात करती
है और संविधान में कहा गया है कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए, पूरा मसला जो है पाकिस्तान का उठा ऐसे था जब फवाद चौधरी, जो कि हाल ही में पाकिस्तान के पत्रकार हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट कर दिया था। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कह दिया था फायर ऑन, राहुल इज फायर ऑन। तो इन्होंने ये तमाम बातें कही थी। वहीं से पूरी बात जो है बीजेपी ने साफ तौर पर खड़ी कर दी। बीजेपी ने कहा कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता है कि INDIA गठबंधन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, चूंकि पाकिस्तान कांग्रेस को अपना मुफीद मानता है। यहीं पर अब कहीं ना कहीं अमित शाह जो हैं, वो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दीपिका, आपको मणिशंकर अय्यर का वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए पाकिस्तान के साथ उनके पास भी परमाणु शक्ति है, ऐसे में हमें बातचीत से ही काम लेना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ कर चलना चाहिए। और बीजेपी ने कहा था कि इतनी ज्यादा अगर आप दबकर चलेंगे दूसरे देश के साथ तो किस तरह से वो हमें लेगा। ऐसे में मजबूत नीति होनी चाहिए और पूरी आक्रामकता के साथ आपको अपनी बात रखनी चाहिए। और डर किस बात का है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि आप देश के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बात को बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है। और बीजेपी यदि कोई मुद्दा उठा लेती है तो उसको पूरा जरूर करती है, तो सभी को पता है। बहरहाल आगे चलेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आया, कहा बीजेपी मुझे तोड़ने की कोशिश कर रही है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को तरजीह दी है, छापा है। देखिए इस खबर को भी मैं आपको दिखाती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे झुकाने तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है, कि करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया, तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, तोड़ने की कोशिश की गई, ये कहा है। ये आप खबर देखिए और ये तस्वीर जरा देखिए, क्योंकि इसमें कल ऐसा कहा गया था कि पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो सीएम के माता पिता से पूछताछ करेगी। हालांकि उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले को टाल दिया, पूछताछ नहीं करी। लेकिन ये तस्वीर जो है ये कल बहुत वायरल हुई, ये तस्वीर वायरल हुई, ये वीडियो वायरल हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने पिता और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी माताश्री को हाथ पकड़कर लेके जा रहे हैं कि देखिए हम तो इंतजार कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ के लिए आई ही नहीं। तो फिलहाल देखिए, मुझे तोड़ने के लिए मेरे माता पिता को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बूढ़े माता पिता को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। स्वाति माली से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस सुबह उनके माता पिता से पूछताछ करने के लिए आने वाली थी और सुबह ही संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह, यानी कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वह सीएम हाउस पहुंच गए थे। इस बीच ये तस्वीरें बहुत वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने माता पिता का हाथ थाम रखा है। पिता का हाथ उन्होंने थाम रखा है अरविंद केजरीवाल ने, सुनीता केजरीवाल ने उनकी माताश्री का हाथ थाम रखा है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, देखिए 85 साल के अरविंद केजरीवाल के माता पिता हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनको इमोशनली परेशान किया जाए, यानी कि उनको हैरेसमेंट करने की तैयारी है। इस बीच इस पूरे खबर को आप नजर दौड़ाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं, चूंकि दिल्ली में कल चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी एक कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश जरूर कर रही है। ये साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए मौनिका ऐसा ही लगता हुआ नजर आ रहा था। बिल्कुल, देखिए इंडियन एक्सप्रेस भी मेरे हाथ में है अखबार, और यहाँ पर भी इस खबर को तरजीह दी गई। हालांकि काफी बड़ी खबर रही, तो हर अखबार में तकरीबन इसे जगह मिली है। ये देखिए, स्टॉप टारगेटिंग माई एलिंग पेरेंट्स, सीएम स्लैम्स बीजेपी। ये आरोप लगाए हैं सीएम केजरीवाल ने और कहा है कि मेरे माता पिता को तो कम से कम आप टारगेट ना करें। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि पहले एक एक कर मेरे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई ऑपरेशन लोटस के जरिए, और जब बात नहीं बनी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार मुझे समन भेजा गया। 21 मार्च को मुझे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, और जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी हुई है वो आरोप बेबुनियाद है, वो तमाम बातें बेबुनियाद है, जिससे अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में चुनौती भी दी थी और लगातार जमानत की गुहार भी लगा रहे थे। और अब देखिए, अरविंद केजरीवाल चुनावी मंच पर जब पहुंचे हैं तो उन्होंने ये आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुश्मनी मेरे साथ है, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को प्लीज बख्श दें। ये उन्होंने एक इमोशनल अपील जो है वो आम जनता खेलने की कोशिश की गई। इससे पहले हमने सुनीता केजरीवाल को भी देखा था, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, वो भी लगातार मंचों पर सामने आ रही थी और उनका कहना था कि मेरे पति दिल्ली की जनता की लगातार चिंता करते हैं
और उन्हें जेल भेज दिया गया। और अरविंद केजरीवाल जो है वो सामने, और उनका कहना है कि मेरे बूढ़े माता पिता को तो कम से कम बख्श देना चाहिए प्रधानमंत्री लेकिन मोदी अब को। इन तमाम चीजों को जरा आप ऐसे समझिए, शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। ईडी कह रही है कि वह पूरी की पूरी पार्टी के खिलाफ हम जांच करेंगे, यानी कि हम कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर ही केस करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, शराब नीति घोटाले में अपने आप को पाक साफ भी दिखाना है अरविंद केजरीवाल को। अब स्वाति मालीवाल का केस भी सामने आ गया, ये डबल मामला सामने आ गया है अरविंद केजरीवाल के लिए। अब ये दोहरी चुनौती बन गई। कल तो देखिए छठे चरण का चुनाव हो जाएगा, कल दिल्ली में तमाम सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी छवि को सुधारना है, जनता के बीच में जाना है। अब उनके लिए ये बड़ी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा स्टेटमेंट आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विपक्ष बनाम मोदी नहीं है, भारत के लोगों और मोदी के बीच का ये चुनाव है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया देश को गुमराह करने का। देखिए इस खबर को जगह दी गई है कि घोषणा पत्र के बारे में झूठ बोल रहे हैं। खड़गे हरियाणा में अपनी पहली रैली को संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा के जगाधरी में उन्होंने मोदी के इस बयान को लेकर उनकी आलोचना की। कांग्रेस संपत्ति का पुनः वितरण करने और महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने की योजना बना रही है। तो देखिए INDIA गठबंधन की बात हो रही है। बात हो रही है कि वो जीतेगा, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देखिए इस बार का जो चुनाव है 2024 का, ये जो आम चुनाव है, ये चुनाव विपक्ष और बीजेपी के बीच नहीं है, बल्कि ये चुनाव दो गठबंधन के नहीं है, बल्कि चुनाव जो बीच है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस आम लोग। यानी कि कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं। और देखिए इसीलिए खड़गे कहते हुए नजर आए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं, बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं, बेरोजगारी से, और इसीलिए लोग अब बदलाव चाहते हैं। एक इंटरव्यू दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं डर गए हैं और उन्हें भी लग रहा है कि अब जो 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं इनमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले ही ये तय हो चुका है कि कौन देश की सत्ता पर काबिज होने वाला है। ये तमाम दावे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आए। देखिए दावे तो सभी कर रहे हैं, इन दावों में हकीकत कितनी है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा इस बार के चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में चरण दर चरण जो मुद्दे हैं वो बदले हैं, और इसी के साथ साथ मुद्दों के साथ तमाम आबो हवा बदली। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो मतदाता है बड़ा उदासीन रहा है। इसके बारे में पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है कि 2019 के मुकाबले 2024 में जो मतदान हो रहा है, वो जो मत प्रतिशत जा रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज जा रहा है, वो उतना अच्छा नहीं जा रहा। ये माथे पर चिंता की लकीर तमाम पार्टियों के लिए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, क्योंकि जब मतदाता उदासीन हो जाता है तो समझिए आप कि उसका जो सोचना समझना, क्योंकि मतदाता के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है उसे कोई जज नहीं कर पा रहा, उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी ये दावा कर रहे थे कि यहाँ पर मंगलसूत्र छीना जा रहा है, संविधान को बदलने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है, आरक्षण को खत्म करने की बात करिए। हालांकि हर एक फोरम से, हर एक मंच से बीजेपी इन तमाम बातों का एक एक करके जवाब दे रही है कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जाति के आधार पर जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बात करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो सामने नहीं है लेकिन अंदरूनी तरीके से यही बात है, हम जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। इस तरीके से ये तमाम बातें फिलहाल चल रही हैं। कल देखिए छठे चरण का चुनाव होगा, अब देखने वाली बात दिलचस्प धर्म होगी। के आधार पर विरोध किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरक्षण का, माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ से, कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी वकालत करती हुई दिखाई दे रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना केस पर सियासत लगातार जारी है। पासपोर्ट से संबंधित कठोर एक्शन लेने की तैयारी में कर्नाटक सरकार है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय को इस बाबत जानकारी साझा की और इसके लिए बकायदा गुहार भी लगाई गई है। देखिए द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है फ्रंट पेज पर। कर्नाटका रिन्यूज कॉज द कैंसिल प्रज्वल्स पासपोर्ट। देखिए तमाम बड़ी बातें की हैं। इट्स अ शेमफुल दैट मिस्टर प्रज्वल रेवन्ना फ्लैट द कंट्री ऑन अप्रैल 27, 2024 to the Germany using his diplomatic passport just a few hours before the FIR was filed against him. He has abused his diplomatic privileges। यानी कि देखिए साफ तौर पर सिद्धार्थ मैंने ये बात कही है और कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो छवि है उस छवि को
धूमिल करने की कोशिश की गई है। कर्नाटक में यदि इस पूरे सिनेरियो को आप समझे तो आप इसे ऐसे समझिए कि प्रज्वल रेवन्ना का जब ये सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया था, जेडीएस यहाँ पर प्रमुख पार्टी है और बीजेपी इसको सपोर्ट दे रही है, तो यहाँ पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं मोनिका कटघरे में खड़ी हुई थी और ये तमाम आरोप लगे थे। इसको लेकर माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी ने भी साफ तौर पर कटघरे में बीजेपी को खड़ा करने की कोशिश की थी। इसके बाद से सस्पेंशन की कार्रवाई चली थी कि तमाम जो भी आरोपी हैं उनको सस्पेंड किया गया था। बिल्कुल, और अब देखिए इस मामले पर ये ताज़ा अपडेट भी निकल कर आई है। जाहिर तौर पर अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा होता है कि वो भी हमलावर हो पाए, और खासतौर से ये मामला जो कि काफ़ी संवेदनशील मामला था, इतनी सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका शोषण किया गया, उनका रेप किया गया। प्रज्वल रेवन्ना ये मामला, हालांकि देखिए इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती नजर आई कि देखिए आपको ये समझना होगा कि वहां पर सीएम कौन है, और हम तो लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो हम तो इस बात के पूरी तरह से खिलाफ है, और इसीलिए देखिए उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया था। और सिद्धार्थ भैया जो कि साफ देखिए ये कहते नजर आए कि पासपोर्ट रद्द करना चाहिए, इसकी गुहार लगाई उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब जरा इसको साउथ की यदि हम बात करते हैं मोनिका, तो साउथ में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतियां हो जाती है प्रज्वल रेवन्ना के मामले को लेकर। इसलिए मामला गहरा रहा है कि मैसूर में खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पक्ष में जनसभा की थी। इसके बाद से पूरा सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया था। यहीं से ही बीजेपी जो है वो कटघरे में खड़ी हो गई थी। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया। जेडीएस से क्या कह दिया, जेडीएस के बारे में कह दिया कि जो भी काम किया गया है, जो भी चीजें सामने आई हैं, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा की गई है, पार्टी का से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस इस तमाम बातों को भुनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी भी ऐसे मुद्दे ढूंढ रही है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर निशाना साध सके। अब देखिए दीपिका, 2 चरणों के चुनाव बाकी है और मुझे लगता है कि इसमें जितनी ज्यादा कोशिश की जा रही है वो लगातार, एक चरण के छठे चरण की बात करें तो उसके तो प्रचार प्रसार खत्म हो ही चुके हैं। हाँ। तो महज एक ही चरण का जो मौका है वो लगातार राजनीतिक पार्टियों के पास है, और ऐसे में कील ताबूत में आखिरी कील अगर ठोकनी है तो कोई भी इसे पीछे नहीं हटेगा, और लगातार वो जो भरसक प्रयास है कि हर मुद्दे को भुनाना है अपने अपने एंड पर, वो किया जाएगा। ठीक, कांग्रेस भी जानती है कि बीजेपी किन किन राज्यों में कमजोर है, कहां पर हम निशाना साधेंगे जो कि सटीक बैठेगा, तो दक्षिण के राज्य उनमें से एक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। तो फिलहाल देखिए ये पूरा मामला गर्मा गया है और इसी के साथ साथ लगातार अब आरोप भी लगा है। यहाँ पे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि देश ये किस तरीके से चिंता की बात है, सामने बात कही है। प्रियंका ने कहा कि चुनाव मोदी बनाम राहुल है, ये परिवारवाद बनाम मोदी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता के बारे में है, ये चुनाव उन चीज़ों के बारे में है जिनके बारे में हम रोज़ बात करते हैं। हम महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं ताकि इन 10 सालों में उन पर महंगाई की जो मार पड़ रही है वे इसका सामना कर पाएँ। हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, स्नातक पास युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की हो, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज नौजवान बेरोजगारी में पिस रहे हैं। और देखिए टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको वो दिखा रहे थे किस तरह से स्क्रीनशॉट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है या बीजेपी सरकार जो है वो सिर्फ जो अमीर लोग हैं, अमीर वर्ग है, उनकी चिंता करते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों की चिंता करते हैं। लेकिन जो देश में सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है वो किसानों की आबादी है, वो बेरोजगारों की आबादी है, वो उन लोगों की आबादी है जो महंगाई से त्रस्त हैं, वो मीडियोकर, वो मिडिल क्लास लोग जो महंगाई से पूरी तरह से परेशान हैं। और ऐसे में अगर वो किसी भी तरह की राहत चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि देश में बदलाव की बयार बहे, तो पिछले 10 साल का जो शासन है अब उन्हें खत्म करना होगा, उसका वक्त आ गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अब तक जो चुनाव हो चुके हैं 5 चरणों में, उनमें लगातार जो है एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कयास जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, और यही तमाम बातें प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आई है कि वक्त आ गया है बदलाव का। और ये पिछले चुनावों में नजर आया। हालांकि मतदाताओं ने किस तरह वोट किया है ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, आप सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं। देखिए भारी भरकम मैनिफेस्टो जो है वो कांग्रेस ने तैयार कर रखा है। देखिए अब बाकी मुद्दों की यदि बात करते हैं तो वाकई में यदि हम चुनाव को देखें तो मुद्दे यही होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, यही मुद्दे होते हैं। और यही मुद्दे कभी कभी भी कह सकते हैं कांग्रेस जो उठा रही है। 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना देने की बात करी है, 25 लाख रुपए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बीमार होगा उसको मेडिकल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे कि इस मैनिफेस्टो में जो तमाम बातें आप कह रहे हैं उसको धरातल पर कैसे उतारा जाएगा? क्या ये संभव हो पाएगा? ये बातें भी
कहीं ना कहीं कांग्रेस को बताना चाहिए, जिससे जनता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर समझ पाए और मतदान कर पाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं बाजार की। शेयर मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से बाजार में रुचि दिखाने की अपील की है। दैनिक जागरण में खबर छपी है, लोकसभा चुनाव में बस 2 फेज की वोटिंग बाकी है। ऐसे में अभी जो है बाजार में तेज उछाल नजर आ रहा है। 4 जून को नतीजे आने हैं। इस बीच देखिए शेयर मार्केट में अभी से एक बार फिर से मोदी सरकार के आने का भरोसा बढ़ गया है। एनडीए के लिए चुनाव में पिछली बार जितनी ज्यादा सीटें थी उससे ज्यादा की उम्मीद की जा रही है। गुरुवार को शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सेंसेक्स में 75,499 का उछाल देखने को मिला। इससे पहले 9 अप्रैल को सेंसेक्स 75,124 पॉइंट पर पहुंचा था। गुरुवार को निफ्टी ने भी 22,993 की उछाल दर्ज की है। तो फिलहाल हरे रंग पर नजर आ रहा है, नए शिखर पर नजर आ रहा है सेंसेक्स निफ्टी। देखिए 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी। सैटरडे की यदि हम बात करते हैं, शनिवार की बात करते हैं, तो शनिवार से देखिए तभी यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो गया था। 2 दिन की छुट्टी के बाद रोज हम देख पा रहे हैं कि जो शेयर बाजार है वो ग्रीन सिग्नल के साथ खुल रहा है, जो कि निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आप भी शेयर बाजार में अपना इंटरेस्ट दिखाइए। तो आपको बता देते हैं, केंद्र सरकार को आरबीआई की ओर से मिले रिकॉर्ड लाभांश के बाद बैंकिंग और आईटी क्षेत्र में खरीदारी की बदौलत दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स निफ्टी गुरुवार को शिखर पर बंद हुए। देखिए खुलते तो अच्छे ही हैं अमूमन देखा जाए, लेकिन शिखर पे बंद हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे क्या होता है ना कि बाजार में रौनक आती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है निवेशकों का भी। इसके साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं भाजपा को फिर से बहुमत मिलने की संभावना का भी घरेलू बाजार को लाभ मिल रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री कई मौकों पर तीसरी बार सरकार बनने की बात कह चुके हैं। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बन जाए। और देखिए अब इस खबर को आगे बढ़ते हुए 10वें पेज पे कितनी बढ़िया तरीके से छापा गया, जो कि आप इसे तमाम तरीकों से स्पष्ट तौर पर समझ पाएंगे। आरबीआई के रिकॉर्ड लाभांश से बाजारों में तेज उछाल देखने को मिला, जिससे कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में उछाल आया और शेयर बाजार में प्रत्येक भारतीय हिस्सा ले सकता है। प्रधानमंत्री मोदी सभी से अपील मोनिका करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबको समझना होगा कि शेयर बाजार जो है पूरी तरह से हमारे आसपास जो हलचल हो रही है उस पर निर्भर करता है, और किसी भी तरह की पॉजिटिविटी जो होती है वो जाहिर तौर पर ये इशारा करती है कि शेयर बाजार में कितनी बढ़ा देखने को मिलेगी। बहरहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं दीपिका। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर से हमारे परिवार का खास रिश्ता है। देखिए नवभारत टाइम्स में यह खबर छपी है और पहले चरण के चुनाव से चुनावी मैदान से गायब वरुण गांधी 6ठे चरण के चुनाव में सुल्तानपुर पहुंचे और देखिए अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार उन्होंने किया। उन्होंने गले में भाजपा का पटका नहीं डाला था। पहली नुक्कड़ सभा में उनके भाषण से भाजपा और उसका शीर्ष नेतृत्व गायब दिखा। ये काफी बड़ी बात हो जाती है। मोदी परिवार वाले टैगलाइन से हटकर उन्होंने अपने परिवार की बात की। इसे साफ हुआ कि वरुण गांधी भाजपा से अलग होकर मां के लिए वोट मांग रहे हैं। और दीपिका जाहिर तौर पर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला है और बड़ी कार्रवाई वरुण गांधी के ऊपर हुई है, तो शायद ऐसे में वही इशारा है कि नाराजगी वरुण गांधी की तरफ से भी नजर आ रही है। और देखिए इसीलिए जब वो मां के लिए वोट की अपील करने पहुंचे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ना तो बड़े नेता थे और ना ही खुद वरुण गांधी ने बीजेपी का वो पटका डाला हुआ था। देखिए वरुण गांधी के बारे में यही कहा जाता है कि हमेशा से वह पार्टी गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे, जिसका खामियाजा उनको अपनी संसदीय सीट खोने के बाद पता चला। और आपको याद होगा किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तब किसानों के आंदोलन में भी वह बेबाकी से अपनी ही पार्टी के बारे में बोलते नजर आए थे। इन तमाम बातों को संज्ञान में लिया गया था और जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दे दिया गया। चलिए इसी के साथ चुनावी खबर अखबार पर नजर में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास सुर्खियों के साथ, तमाम खास अखबारों के साथ। हमें आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।